एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से। ये हमने डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होती है। मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से। डेल्टा एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम होता है। कंसंट्रेशन को हम जर्नली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और डेल्टा टी को हम एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं सेकंड में। और यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट निकल के आई थी जिसको हमने लिखा था मोल पर लीटर पर सेकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कितनी टाइप से बता सकते हैं, कितनी टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। 2 तरीके हैं जिनकी वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। एक आपके पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, और दूसरा आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। 2 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक आपके पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एक हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। एक ग्राफ की हेल्प से हम देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में, और हमने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आया है। इधर टाइम वेरीज हो रहा है और टाइम को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं सपोज करो सेकंड्स। सपोज करो सेकंड नहीं, आप इसको मिनट लीजिए, मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर टाइम जो है वो 0 रहा होगा। यहाँ पर हमने कहा 10 मिनट का टाइम है, यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम है, यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम है और ये 40 मिनट्स का टाइम है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर आपके पास 1.0 थी, यहाँ पर आपके पास 0.4 हो गई, 0.8 हो गई, यहाँ पर आपके पास 0.6 हो गई, ठीक है, और इधर आपके पास 0.4 हो गई। इस तरह से आपके पास कंसंट्रेशन वेरीज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट और 20 मिनट इस एवरेज, इस टाइम गैप के बीच में, 10 मिनट और 20 मिनट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, तो हमें 10 और 20 मिनट में टाइम का इंटरवल दे रखा है। 10 मिनट्स और 20 मिनट केस में जो इनिशियल टाइम होगा वो 10 मिनट्स होगा और जो फाइनल टाइम होगा वो 20 मिनट्स होगा। इनिशियल टाइम जब रहा होगा तो अगर यहाँ से हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास ये रही होगी, ठीक है। सपोज करो हमारे पास 0.7 आ गई, और जब टाइम 20 रहा था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास ये थी, सपोज करो आपके पास 0.5 थी। तो हमने क्या देखा कि 10 मिनट्स जब एग्जैक्ट था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.7 थी। 20 मिनट में देखा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज ही होती। कितना चेंज हुआ, ये अगर टाइम पे इंटरवल दे रखा है और 2 कोई एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल के अंदर हम जो रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन करेंगे, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस।
तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कोई नई बात नहीं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही है, बहुत ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन वो रिएक्शंस का रेट है जो एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल के अंदर मेजर किया गया है। उस एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल का जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से बोलेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने बताया कि पास डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हुआ, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी थी आपके पास, 0.5 थी। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी आपके पास, 0.7 थी। फाइनल टाइम कितना था आपके पास, 20 मिनट्स। इनिशियल टाइम कितना था आपके पास, 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आपके पास आएगा, हम किसकी टर्म्स में कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में यहाँ पर हम हमेशा साइन लगाते हैं, कैसा आपके पास, नेगेटिव। तो ये 0.2 नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस होके कितना बच जाएगा आपके पास, 0.2 डिवाइड बाई 10। इस पैरामीटर को जब हम सोल्व करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, कोई टर्मिनल से कोई बस यहां से चली और इस बस को इस टर्मिनल T1 से चलने में जब ये T2 तक पहुंची तो इसमें आपके पास इस बस को यहाँ पर पहुँचने में 1 आवर का टाइम लगा। ध्यान सुनना आपके पास। और टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। क्या आपके पास 60 किलोमीटर है। तो इस बस की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, हमने कहा कि एक बस है वो T1 टर्मिनल से स्टार्ट होकर जब T2 पर गई तो ये डिस्टेंस उसने 1 आवर में कंप्लीट किया। और T1 और T2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। तो इस बस की एवरेज स्पीड क्या हुई, इस बस की एवरेज स्पीड हुई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों हुई आपके पास, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में चेंज कितना हुआ है, फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन के बीच चेंज कितना हुआ आपके पास, 60। टाइम के बीच में कितना चेंज हुआ है, 1 आवर। पहले टाइम 0 था, अब यहां पर पहुंची तो 1 आवर हो गया, तो 1 माइनस 0 कितना आपके पास, 60 किलोमीटर पर आवर। ये उस बस की एवरेज स्पीड है। ऐसे ही ये दो टाइम इंटरवल अगर दे रखे हैं, उसके बीच में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। लेकिन अब जो बात आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज बताइए, एक बस ने T1 टर्मिनल से T2 टर्मिनल का डिस्टेंस, T1 से T2 का डिस्टेंस जब 60 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया तो एवरेज स्पीड हमने लिख दी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये गारंटी है कि वो बस हमेशा से ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी? हो सकता है किसी पॉइंट पर जहां पर उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी, कभी 50 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी, पर 55 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी। बस मेन चीज ये है कि उसने 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 60 किया है। हमें नहीं पता उस स्पीड के बीच में उस बस ने कितनी स्पीड चेंज किया था, कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। लेकिन हमारा मेन थीम जो है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के बीच में डिस्टेंस और फाइनल टाइम के बीच में है। अब बात यह है कि वो बस लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही होगी। सपोज करो कई बार बस तेज चलती है, कई बार धीरे चलती है। ऐसे पॉइंट यहां पर है, रिएक्शंस की जो स्पीड होती है ना, वो भी कभी कांस्टेंट नहीं होती इस बस की तरह। ध्यान से सुनना, रिएक्शंस की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होती है। एक थीम लाइन है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कोई भी रिएक्शंस जो है वो बिगिनिंग के अंदर फास्ट होती है और एज द टाइम प्रोसीड उसकी जो स्पीड है, रेट, रिएक्शंस का रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब रिएक्शंस ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट किया तो इनिशियल में जितनी हुई है फाइनल तक उतनी ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिगिनिंग में रिएक्शन फास्ट होती है और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। क्यों होता है वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। मतलब मेन चीज ये है कि कांस्टेंट बस की स्पीड भी अगर कांस्टेंट नहीं थी, बस की एवरेज स्पीड कांस्टेंट थी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बस ने टाइम बाय टाइम अपनी स्पीड को चेंज किया था। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम किसी रिएक्शन का देखते हैं तो वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ, एवरेज 2 टाइम गैप इंटरवल के बीच में
जब 20 मिनट्स और 10 मिनट के टाइम गैप इंटरवल के बीच में हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो हमारे पास 0.2/10 आया, मतलब 0.02 आया। हमें लगा कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इस टाइम गैप इंटरवल के अंदर रिएक्शन इस रेट ऑफ रिएक्शन से प्रोसीड हो रही है। लेकिन क्या आप एक चीज बताएंगे, क्या पूरे सेगमेंट में 0.02 रही होगी? 0.02 नहीं रही होगी, क्योंकि हमने बताया जैसे टाइम बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिगिनिंग में फास्ट होगी, तो यहां पर फास्ट रही होगी 10 और 20 के सेगमेंट में, और यहां पर उससे स्लो रही होगी, यहां पर उससे स्लो रही होगी, यहां पर उससे स्लो, और इस 20 पर तो 10 मिनट और 20 मिनट के सेगमेंट में जब 20 मिनट टाइम हुआ होगा उस टाइम तो उस रिएक्शन की स्पीड इस सेगमेंट में सबसे कम होगी, लेकिन एवरेज स्पीड तो सबकी कांस्टेंट आ रही है ना। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक नई चीज देखते हैं जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा हमने? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस इज द रेट ऑफ रिएक्शंस which is determined या which is expressed between two appreciable time gap interval। दो appreciable time gap interval के अंदर हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है उस रिएक्शन को हमने क्या बोल रहा है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं ये कह दूं कि आप ये बताइए उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शंस, उस रिएक्शन का रेट 15 जब मिनट थी, 15 जब मिनट थी तब क्या रहा था? हमने एवरेज में देख लिया कि एवरेज में तो 10 और 20 के बीच में, चाहे 15 पे देखो चाहे 16 पे देखो, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 0.02 है। लेकिन इस रिएक्शन का अगर मैं कहूं कि एग्जैक्टली 15 पे बताओ, वो रिएक्शन एग्जैक्टली कितने रेट ऑफ रिएक्शन पे थी, उस रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली 15 मिनट्स पे क्या था, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है वो 15 मिनट को एक्सप्रेस करेगा। इस पॉइंट 15 के ऊपर हम एक कट लगाएंगे, इस पॉइंट पर, यहां पर कट लगा दिया, और इस लाइन से एक बहुत ही अच्छी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होगा अभी बताते हैं आपके पास। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है द रेट ऑफ रिएक्शंस which determine at a given instant of point, या टाइम बोल, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल 10 और 20 के बीच में निकालें कि उस रिएक्शन क्या रेट रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एवरेज। और मैं कहता हूं एग्जैक्टली 15 पे निकालो तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हमने कहा कि इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ध्यान से सुनना बेटा, इंस्टेंट ऑफ टाइम है, मतलब हमने कह दिया कि 15 मिनट्स है, एग्जैक्टली 15 मिनट्स। और रेट ऑफ रिएक्शन को हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, आपको ध्यान हो तो? हम एक्सप्रेस करते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा टी क्या था? दो टाइम गैप इंटरवल के बीच में डिफरेंस था। अब यहां पर जब हम लिखेंगे, हमने यहां पर लिखा है इंस्टेंट ऑफ 15 मिनट, एग्जैक्टली 15 मिनट्स पे, तो एग्जैक्टली 15 मिनट्स में अगर होगा तो डेल्टा टी क्या होगा? टेंड्स टू 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 और 20 में तो डेल्टा टी 10 मिनट्स का था, लेकिन जब एग्जैक्टली 15 मिनट्स है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में डेल्टा टी टेंड्स टू कितना होगा? 0 होगा। और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो इस चीज टाइम के चेंज में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमने कहा एग्जैक्टली 15 मिनट्स पे देखना है, और 15 मिनट्स पे जब देखेंगे तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। और जब ये चेंज बहुत ही स्मॉल होगा, उस चेंज को हम एक्सप्रेस करेंगे dt से। किससे एक्सप्रेस करेंगे पास? dt, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत 0 के बिल्कुल अप्रोचेस है, तो ये डिफरेंस बहुत ही कम है, और स्मॉल जो डिफरेंस है उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? डेल्टा टी। जब टाइम बिल्कुल लिमिटेड है, टाइम के बीच में डिफरेंस टेंड्स टू 0 है, तो उस टाइम जो कंसेंट्रेशन रही होगी उसका भी चेंज क्या होगा? बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो डेल्टा एक्स ना होके क्या बन जाएगा पास? डेल्टा एक्स ना होके क्या बन जाएगा पास? dx डिवाइड बाई dt।
डेल्टा टी टेंस टू 0 है, इसको हमने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, और इसको हम बोल लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, दो ही पॉइंट समझने हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से एक्सप्रेस करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डी एक्स बाई डी टी से एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एक रिएक्शन का रेट है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल। dx by dt भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ पॉइंट वेयर डेल्टा टी टेंस टू 0, और जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो ये पूरी टर्म्स बन जाएगी dx by dt। ये क्या था? इस लाइन का जो स्लोप आएगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसको हम लेते हैं आपके पास dx by dt, और स्लोप मींस आपके पास कौन सा थीटा, आपके पास tan थीटा। तो ध्यान रखना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt होता है, और इज इक्वल टू स्लोप होता है, और इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हो गया, सारा कुछ कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। तो 2 मिनट है, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। ध्यान से सुनना, थीम क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शंस है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शंस है, लेकिन दो अगर टाइम गैप इंटरवल अगर दे रखे हैं, उसमें हम जब रिएक्शंस का रेट एक्सप्रेस करेंगे उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे, और लिखेंगे क्या? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। किसी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर ये कह दिया 15 मिनट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो वहां पर डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, तो ये टर्म बनेगी dx बाई dt, और ये किसके बराबर होगा? स्लोप, और इक्वल टू कितना आपके पास? tan थीटा। कल हमने एक रिएक्शंस की थी कि 2a एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, 2a प्लस 3b गिव्स 4c, और मैं कह दूं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो आपने लिखा था आपके पास डेल बाई डेल टी ऑफ ए, इसका रेसिप्रोकल किया था, माइनस साइन लगाएंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू कितना आपके पास? डेल बाई डेल टी ऑफ बी, साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, कितना आपके पास? 1/3 इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ किसका आपके पास? सी, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की बात की गई है, तो कितना हो जाएगा? 1/4। बस ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टेंटेनियस में बस आपने साइन चेंज करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा da बाई डी टी माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 d बाई डी टी ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 d बाई डी टी ऑफ c। बस b की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। ये दो टाइप होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की। बिगिनिंग में जब हमने यूनिट स्टार्ट की थी तो हमने 2 वर्ड लिखे थे, हम इस यूनिट में बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस की एंड द फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस। हम बात कर रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, हम इनकी स्टडी करेंगे। तो हमने एक पैरामीटर पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शंस, फिर बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, जल्दी से ध्यान रखो। रेट ऑफ रिएक्शंस चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। कंसेंट्रेशन को हम मेनली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, डिवाइड बाई सेकंड हो गया। तो ऐसा यूनिट जो रेट ऑफ रिएक्शन की है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन जो है वो पूरे जब रिएक्शन प्रोसीड करती है एक कांस्टेंट स्पीड से कैरिड आउट नहीं होती है। रेट ऑफ रिएक्शंस हर बार चेंज होता है। क्यों होता है थोड़ी देर में पता लगेगा। फिर हमने बताया 2 टाइप का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट नहीं है, इसमें हम किसी भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट के ऊपर उसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं और उसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, इसलिए ये dx बाई डी टी में एक्सप्लेन किया जाता है, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं देखिए।
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। कितना बुरा है गाना। ये है कोरोना के लिए। कोरोना से लड़ते रहिए, हमेशा सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करिए, तो एक दिन डेफिनेटली ये भारत जीत जाएगा। तो आगे हमारा टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस पे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स। बहुत ध्यान से सुना आपके पास। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से जर्नली बनते हैं। क्या बनते हैं वो देखिए आपके पास। सबसे पहला फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड आपके पास होता है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड हमारे पास होता है टेम्परेचर। फोर्थ हमारे पास होता है आपके पास एक्सपोज टू लाइट। और फिफ्थ हमारे पास होता है सरफेस एरिया। मेनली ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से फैक्टर इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है सर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, एक्सपोज टू द लाइट है, और सरफेस एरिया है। ये वो फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं। सबसे पहली बात आती है कैटलिस्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई बार पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करता है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ये कैसे हो गया? जब कोई चीज रिएक्शन में ही टेक पार्ट नहीं कर रही है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे कर सकता है, उसी को हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखना। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज सब्सटेंस विच कैन चेंज, अल्टर, एक ही बात है, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। टेकिंग पार्ट इन इट, बिना रिएक्शन में टेक पार्ट किए हुए ऐसा कोई सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। तो याद हो गया होगा डेफिनेशन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है और खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। इन इंग्लिश वर्जन, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। थोड़ा एक बात करते हैं। सपोज करो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी N2+3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहां पर हमने लिखा के पास NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम 1:3 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो उससे अमोनिया बनती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपके पास हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। अब ये रिएक्शन जब भी आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा यहां पर आयरन और मोलिब्डेनम लिखा होता है, आयरन एंड मोलिब्डेनम। आयरन यहां पर काम कर रहा है एज ए कैटलिस्ट की तरह, और मोलिब्डेनम यहां पर काम करता है बेटा प्रोमोटर्स की तरह। अब प्रोमोटर्स क्या है, इसको हम पढ़ेंगे
सरफेस केमिस्ट्री में। लेकिन मोटी मोटी तौर पे एक चीज़ बता देता हूँ, प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। कई बार कैटलिस्ट इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे, उस टाइम उसकी एक्टिविटी कम होती है। तो हम ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा दे, और कैटलिस्ट की अगर एक्टिविटी बढ़ गई ना तो कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्रोमोटर। और ऐसा कोई सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ध्यान से देखना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करने की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ताकि वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर पाए। तो मोलिब्डेनम यहां पर काम कर रहा है प्रोमोटर्स की तरह, ये एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाएगा। आयरन काम कर रहा है कैटलिस्ट की तरह, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। ये कैटलिस्ट को हमने इस एरो के ऊपर लिखा है। एरो के ऊपर लिखने का कंसेप्ट यही है कि हम यहां पर नहीं लिख सकते इस कैटलिस्ट को। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर अगर लिखते तो ये रिएक्टेंट की कैटेगरी में आता, मतलब ये इनके साथ रिएक्ट करता। और हमने तो कहा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करते हैं, तो आयरन को हमेशा हम एरो पर लिखते हैं। तो कैटलिस्ट हमेशा इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल, SO2 प्लस हाफ O2, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां से आपके पास बनेगा SO3। इस प्रोसेस में हम जो यूज करते हैं V2O5 यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या यूज करता है आपके पास? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये भी क्या आपके पास कैटलिस्ट है। यहां पर कोई प्रोमोटर नहीं है, केवल कैटलिस्ट ही इतना सफिशिएंट है, इसकी एक्टिविटी इतनी सफिशिएंट है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती है। तो V2O5 किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या है? क्लियर है बिल्कुल। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। लेकिन सर मेन चीज़ ये है कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। प्रोमोटर्स भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्रोमोटर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और एक पॉइंट और अगर ध्यान रखो तो काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कैटलिस्ट जो है ना, मेनली 100% नहीं है लेकिन मोस्टली सॉलिड फेज में होता है। ध्यान रखना, कैटलिस्ट मोस्टली सॉलिड फेज में होगा। आपने एक रिएक्शन और की थी आपके पास 11th में, हाइड्रोजनेशन कर रहे थे एल्कीन का, और वहां पर जब हाइड्रोजनेशन किया था तो वहां पर निकल और प्लेटिनम हम यूज करते हैं। तो ये भी किसकी तरह काम करता है? के पास कैटलिस्ट की तरह। और यहाँ पर कंपाउंड बनेगा इथेन, CH3CH3। तो कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट क्या है ये पता लगा है। लेकिन हम तो सर टॉपिक अलग डिस्कस कर रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो इतना तो हमारे दिमाग में आ गया, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है लेकिन रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। इतना हमें समझ में आ गया है। लेकिन आप ये बताइए कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता क्यों है? हाउ? तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। हाउ कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। ग्राफ क्या है देखिए, इधर एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत ध्यान से देखना। ये जो है ये उस रिएक्शन का थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, टी बैरियर को हम बुक में अगर देखेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बात आती है, सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दो एमीज रिएक्टेंट ले लो और उनको आपस में इंटरमिक्स कर दो और वो 100% प्रोडक्ट बनाएगा।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पर्टिकुलर ही रिएक्टेंट यूज करना होगा। कई बार दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में जब हम मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है किसी डिजायरेबल कंडीशंस पे। कई बार रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम जब इंटरमिक्स करते हैं तो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का नहीं बनना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्या कहा है मैंने कहा है कि कई बार रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, कई बार रिएक्टेंट रिएक्ट करता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस एनर्जी की वजह से होता है। जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनना, जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से लेस है तो वो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनना ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा। और हमें एक बात और भी समझ में आ गई है सर कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेगा जब रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। और किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रह गई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। डेफिनेशन क्या हुई थ्रेशोल्ड एनर्जी की? बहुत सिंपल है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशंस की जहाँ तक हम बात करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लिखते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर लिख देते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का विच मस्ट बी रिक्वायर्ड, जो बिल्कुल जरूरी है, मस्ट बी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। कई बुक में यह भी लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कैरिड आउट ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को भी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी ही बोलते हैं। जब कोई रिएक्शन कैरिड आउट होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो क्रैम नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ना। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो हमने कहा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है और किसी रिएक्टेंट की एनर्जी जो है उसका लेवल ये है ईओफार। ईओफार क्या है कोई पूछे तो? ईओफार कोई नई चीज नहीं, एनर्जी है, लेकिन किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर यहां से लेके और यहां तक का है। मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी तो सर ये रह गई ना। रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस एनर्जी की जरूरत थी, क्योंकि इस एनर्जी को मैंने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप एक चीज बताइए, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है सर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। और हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था किसी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो या इक्वल हो। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो या इक्वल हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां पर तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम रहेगी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगी।
अब ये रिएक्शंस कैरिड आउट अगर नहीं हो रही है और हम चाह रहे हैं कि फिर भी ये रिएक्शन कैरिड आउट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, रिएक्टेंट की रिएक्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसलिए मेरे को कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी? टोटल इतनी होनी चाहिए थी। यहां तक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। अगर हम यहां से लेके यहां तक की एनर्जी प्रोवाइड कर दे, बहुत ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी प्रोवाइड कर दे, मतलब ई ऑफ आर इसके पास थी और यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को हमने एक नाम दे दिया ई ए। क्या नाम दे दिया? बस ई ए। ई ए क्या है? लिख देते हैं कि ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है और ई ए का मतलब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ई ऑफ आर में अगर मैं ई ए जोड़ दूं तो टोटल मिला के थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगी? ई ए प्लस ई आर इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी हो गई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यही तो कहा था कि किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टार्ट में इसकी एनर्जी कम थी, फिर हमने ई एनर्जी को बाहर से प्रोवाइड किया और जब ई ए में हमने ई आर डाला तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई तो वो रिएक्शन कैरिड आउट हो जाएगी। इस एनर्जी को मैंने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? रटना नहीं है बिल्कुल भी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम किसी रिएक्शंस को बाहर से प्रोवाइड करते हैं, विच इज प्रोवाइडिंग फ्रॉम आउटसाइड। किस लिए? ताकि जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन कैरिड आउट हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is supplied from outside so that energy of reactants equal to threshold energy। वो एनर्जी जो हम किसी रिएक्टेंट को बाहर से प्रोवाइड करते हैं ताकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दो टर्म्स आई है, ध्यान से देखिए। एक तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज मस्ट बी रिक्वायर्ड, जो बिल्कुल जरूरी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। थीम लाइन, अगर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी देन प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। इन सच ए केसेस if you are going to convert the reactant into the product and the energy of reactant is less than the threshold energy, at that time हमें कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, and that energy which is supplied from outside so that the energy of reactant becomes equal to threshold energy, that is called as activation energy। इतनी इसके पास एनर्जी थी, इतनी हमने बाहर से दे दी, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, एक्टिवेशन एनर्जी हमने बाहर से दे दी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर हो गई, इक्वल होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सपोज करो आपके पास रिएक्टेंट हमारे पास कन्वर्ट होके क्या बनेगा? आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी, पहले नहीं हो रही थी लेकिन कुछ एनर्जी हमने बाहर से दी एक्टिवेशन, और उसके बाद ये रिएक्शन कैरिड आउट हो गई। ये तो केस था विदाउट कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, इस यूनिट के लास्ट में फिर बताएंगे जब लास्ट के लेक्चर्स चलेंगे। जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करने से प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर थोड़ा नीचे आ जाता है। कैसे आता हो बताएंगे। अब जो है ये टी डैश है, टी डैश क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है
ये भी लेकिन कब है, विद कैटलिस्ट, मतलब जब हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया है। तो टी डैश यहां पर आ गया है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में भी कोई चेंज नहीं है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अब भी यही है, ई ऑफ आर, लेकिन कैटलिस्ट यूज करने के बाद हमें जो एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो यहां से लेके यहां तक नहीं करनी पड़ेगी, वो यहां से लेके यहां तक करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये हो जाए सर ई आर में अगर मैं ये एनर्जी, ये भी हम बाहर से दे रहे हैं और बाहर से देने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, ई ए ना लिख के इसको मैं लिख दूंगा पास ई ए डैश। ई ए डैश क्या है, ई ए डैश एक्टिवेशन एनर्जी है जब हमने क्या यूज किया, आपके पास कैटलिस्ट यूज किया है। तो ई आर इसके पास ऑलरेडी थी, ई ए डैश हमने दे दी, ई आर प्लस ई ए डैश किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर विद कैटलिस्ट। कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, विद कैटलिस्ट वाली। जब ये एनर्जी थी और ये हमने दे दी, टोटल ई आर प्लस ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया, तो भी ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये केस जो है डॉटेड लाइन वाला, ये विद कैटलिस्ट का है, विद कैटलिस्ट, और ये जो बोल्ड लाइन का है ये क्या आपके पास, विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत दोनों जगह पड़ी है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कैटलिस्ट में भी पड़ी है और विदाउट कैटलिस्ट में पड़ी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये एनर्जी जो थी ये वाली, बहुत ध्यान से देखना, आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन सोल्व करो, साथ साथ लिखो। ये एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये विद कैटलिस्ट है। आप एक चीज बताइए, ये एनर्जी ज्यादा है कि ये एनर्जी ज्यादा है? बहुत सिंपल है, ये एनर्जी ज्यादा है सर, मतलब ई ए ग्रेटर है किससे आपके पास, ई ए डैश से, मतलब ई ए ज्यादा है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी फ्रॉम आउटसाइड, और जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो एनर्जी तब भी बाहर से प्रोवाइड की लेकिन कम की है। आप एक चीज बताइए, किस एनर्जी को प्रोवाइड करने में कम टाइम लगेगा? देखो ये ध्यान रखना, ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज्यादा है, तो कम एनर्जी अगर प्रोवाइड करनी है तो टाइम पीरियड भी कम लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये डैश में टाइम पीरियड, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, टाइम पीरियड लेस लगेगा। सपोज करो यहां पर 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, यहां पर 40 जूल चाहिए, तो 40 जूल को करने में प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि 100 जूल को प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? बहुत सिंपल सी बात है सर, 40 जूल को कैरिड आउट प्रोवाइड करने में कम टाइम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड लेस होता है विद कैटलिस्ट वाले में, विद कैटलिस्ट, और यहां पर टाइम पीरियड ज़्यादा है। और टाइम पीरियड जो है वो ध्यान से सुनना के बाद, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन से।